हेलो। सबसे पहले आप लोग ज़ूम आईडी 8270290205 और इसका पासवर्ड 5 कैपिटल W G कैपिटल B K M नोट कर लें और जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि अब क्लास जस्ट स्टार्ट होने वाली है, बल्कि स्टार्ट इन नो टाइम, किसी भी टाइम स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, अभी तक भी जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और इसी के साथ आज की क्लास हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, आज 2 मई है। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल वाली जो क्लास थी उसका वीडियो हम पोस्ट कर दिया था, ठीक है। आज मॉर्निंग में गया होगा, सुबह सुबह, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। उसमें जो आपका जो भी यूनिट 1 का था, लगभग सारी बातें, सारा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस है, ठीक है। रही बात उसका PDF, तो PDF हम आज भेज देंगे साथ साथ, ठीक है। कल जो भेजा था सिर्फ वीडियो बना के भेज दिया था, लेकिन PDF नहीं भेजा था क्लास के कंटिन्यू करते हुए। तो ठीक है, आज हम बोर्ड पे यूज़ नहीं करेंगे, बोर्ड पे टाइम टेकन हो जाता है। हम बोल के ही लिखा देंगे जो भी है, उसके बाद भी बोलना ही पड़ रहा है ना, तो उससे अच्छा है हम बोल के ही लिखा देंगे। बाकी आप लोग किधर से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रही है उसको देख लीजिए। हाँ, ठीक है। कल जो क्लास हुई है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। हाँ, हेलो, बोलिए। सतीश कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी बोलिए। हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं सर, वैसा है। गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग है। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल, आप ही को नहीं सबको। चलिए, कल जो यूनिट का हम लोग किए थे, जो भी पॉइंट था, ठीक है ना, कल वाले क्लास में डिस्कस किया है जिन बातों को, उसमें है गणित शिक्षण की परिविधियों के बारे में, ठीक है। गणित शिक्षण की परिविधियों के बारे में उसमें है सारी चीज। परिविधि विधि से अलग है। कल बता चुके थे कि विधि वो होती है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, और जब विधि को इस्तेमाल कर लिया जाता है तो वो परिविधि हो जाती है, ठीक है। इन शॉर्ट कल वाला रिव्यू कर दे रहे हैं कि जो भी विधि का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, और विधि बहुत तरह की है, बहुत तरह की टीचिंग स्किल्स है, टीचिंग मेथड्स है ना, उनके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो वो सारी स्किल्स को जब कोई टीचर अपने क्लासरूम में इंगेज हो करके बच्चों के समक्ष, बच्चों के सामने उन स्किल्स को डेवलप करके एक क्लास ले लेता है, तो वो परिविधि हो जाती है। ये हम कल भी बता दिए थे, ठीक है। और हम उससे आगे अब बढ़ते हैं, यानी कि इसमें हम क्या क्या देखें। परिविधि में 3 अहम चीज है। परिविधि के अंदर 3 अहम चीज है, वैसे 2 ही है लेकिन 3 है। 3 क्या है? एक ओरल है। ओरल समझ रहे हैं? जबानी। ओरल का मतलब होता है जबानी, मतलब बिना कॉपी, बिना पेन, बिना कागज के जो काम किया जा सके, ठीक है, वो चीज ओरल वर्क है। तो ओरल वर्क हम बहुत सारा काम करते हैं। अगर सपोज डेट आप किसी भी बच्चे से बहुत तरह का सवाल पूछेंगे, ओरली बच्चा जवाब दे सकता है, लेकिन हर सवाल का जवाब बच्चा ओरली नहीं दे सकता है। अगर सपोज हम 2 एग्जाम्पल सिर्फ दे रहे हैं, ठीक है, 2 एग्जाम्पल। प्रिया, आवाज जा रही है? जी सर। हाँ, अगर हम 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर किसी बच्चे से सिंपल सा एक सवाल किया जाए, मल्टीप्लिकेशन करना है, गुना करना है, तो सीधे सीधे उसके लिए क्या आवश्यकता है? तो वो बोलेगा पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, कागज चाहिए, होगा ना। लेकिन इसी में अगर हम उससे सपोज डेट उससे पूछते हैं 2 9 ज़ा, तो 2 9 ज़ा 18 बताने के लिए उसको कॉपी पेन नहीं चाहिए, ओरली बता सकता है, ठीक है। या फिर मतलब 2 नमक क्या होगा, तो सीधा सीधा बताएगा 18 होगा। आसान है। क्यों बता देगा? क्योंकि ये उसका एक जो सिस्टम है शुरू से, वो उसके औपचारिक सिस्टम का हिस्सा है। तो यहाँ पे हमको बात करना जरूरी होगा, औपचारिक सिस्टम का मतलब क्या है। औपचारिक सिस्टम से मतलब वो होगा जो
हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, हमेशा से। तो हम लोगों के यहाँ कंसेप्ट है कि अक्सर बच्चों को 2 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा, टेबल ऑफ 2 अप टू 20, 2 से लेकर 20 तक का पहाड़ा बच्चों को याद करा दिया जाता है ना। और इसकी वजह से बच्चों को कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाती है। इसका फायदा क्या होता है कि चाहे वो गुना करे, चाहे वो जोड़े, चाहे वो भाग करे, हर जगह उसको ये चीज फायदा पहुंचाती है, हर जगह उसको ये चीज फायदा पहुंचाती है। अगर कोई चीज को राइटिंग वर्क में किया जा रहा है तो ऐसा नहीं कि माइंड उसका हर कुछ राइटिंग में ही करेगा। हम बहुत ज्यादा काम ओरली कर लेते हैं माइंड के अंदर, तो वो जो माइंड के अंदर काम कर लेते हैं वो ओरली है, तो ये परिविधि होगी। और फिर माइंड के अंदर उस काम को करने के बाद फिर कॉपी पे भी हम उसको नोट डाउन करते हैं, नोटबुक में नोट डाउन करते हैं। तो जब नोटबुक में उसको नोट डाउन किया जाएगा, राइट डाउन किया जाएगा, तो फिर ये ओरल नहीं हुआ ना, तब फिर ये क्या हुआ, ओरल नहीं रहा, ये क्या हो गया, ये राइटिंग में आ गया। तो जब ये राइटिंग में आ गया तो ये आपका ओरल नहीं है, राइटिंग है। तो दोनों का अपना अपना उद्देश्य है, अपना अपना दोनों का मकसद है परिविधि के अंदर। बहरहाल ये क्लास कल वाली थी जो हम बोल रहे हैं अभी, चूंकि कल वाली क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी ड्यू टू नेटवर्क, बहुत तरह की कंडीशंस, लेकिन उसको हम पूरी तरह से दोबारा आपको वीडियो के फॉर्म में दे चुके हैं, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। जाता है, यू आर वेलकम, प्लीज आस्क मी। और अब उसके क्या हुआ, उसके बाद हम चलते हैं इसमें जिन चीजों को डिस्कस किया है, परिविधियां। तो परिविधियां में एक परिविधि क्या हो गई, पहली परिविधि हो गई ओरली, दूसरी परिविधि क्या हो गई, राइटिंग, और तीसरी परिविधि जो होती है, तीसरी परिविधि है होमवर्क असाइनमेंट। होमवर्क असाइनमेंट, या कई एक बार उसी होमवर्क असाइनमेंट का छोटा हिस्सा हम क्लासरूम में अपने सामने करवाते हैं बच्चों से, अपने सामने। तो ये क्या होता है, क्लास वर्क असाइनमेंट। तो चाहे क्लास वर्क असाइनमेंट हो या होमवर्क असाइनमेंट हो, दोनों से एक ही चीज स्पष्ट होती है। क्या स्पष्ट होती है, रिवीजन, अभ्यास, ठीक है, प्रैक्टिस। दो चीज है, रिवीजन तो वो है जो आप ऑलरेडी याद किए हुए हैं, समझे हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं। और अभ्यास क्या होता है, अभी कोई चीज सिखाए हैं, आप सीख चुके हैं उसको, तो हम चेक आउट कर रहे हैं उसको कि सही में आप सीख गए, पूरी तरह सीख गए या कुछ कमी है। तो उसके लिए उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको देते हैं, आप उसको करके दिखाते हैं। अगर सामने सामने करके दिखा दिया तो CW है, क्लास वर्क है या क्लास असाइनमेंट है। और जब इसी को आपको घर से करके लाने के लिए दिया तो हम होम असाइनमेंट है या होमवर्क है। तो ये परिविधि का हिस्सा है। इस परिविधि में जिन बातों का ध्यान रखा गया था यूनिट 1 के अंदर, वो था रचनावाद, वो था संभावित क्रम, यानी गणित को सीखने का एक संभावित क्रम, किस क्रम में गणित सीखा जाना चाहिए। तीसरा था गणित को सीखने के लिए ठोस अनुभव मतलब जहाँ पे डाउट नहीं है, कंफर्म है, जो भी आपका अनुभव है पक्का है, आप कहीं डाउटफुल नहीं है। अगर आप कोई चीज बोल रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह का संकोच नहीं है, ठीक है, डाउटफुल नहीं है ना, आप क्लियर है कि ये जो हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, पूरी तरह कंफर्म होके बोल रहे हैं। तो वो चीज, तो इन तमाम बातों को यूनिट 1 के अंदर डिस्कस किया गया। उसके अलावा डिस्कस किया गया दोहरा करके बच्चा किसी चीज को कैसे रिपीट करता है, दोहरा करके कोई चीज कैसे सीखता है, उसके बारे में, गलतियों से कैसे सीखते हैं, गतिविधियों से कैसे सीखते हैं, है ना, ये सारी चीजें हैं उसमें। और बच्चे एक दूसरे से कैसे सीखते हैं, ये 3-4 सवाल उठाए, जिसमें सबसे पहली चीज ये है कि बच्चा जो सीखता है एक संभावित क्रम होता है। उसका क्रम कैसे समझेंगे हम, क्रम इस तरह समझेंगे कि पहले बच्चे को अगर हम बचपन में दिखाते हैं तो गिनती सिखाते हैं उसको। जब वो गिनती सीखता है तो गिनती से वो अननोन रहता है, तो उसको गिनती बताने के लिए 1 से 10 तक बताने के लिए अगर पढ़ाना हो उसको, तो 1 को किसी एक ऑब्जेक्ट से इंडिकेट करते हैं, किसी एक वस्तु से इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। मिसाल के तौर पर 1 लिख दिया जाएगा सामने, और 1 लिख करके उसके सामने एक कोई फिगर ड्रॉ कर देते हैं, 1 लिख करके कोई फिगर ड्रॉ कर देते हैं, जैसे आपके बोर्ड पे हम अभी कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम 1 लिखा, ये यूनिट 1 से है, तो इस 1 को समझाने के लिए हो सकता है
होना क्या बता रहा है? एक तोता का होना ये बता रहा है कि ये गिनती एक है। लेकिन अगर जब बच्चा इसी एक को एक नहीं करता, एक प्लस एक करता, तो फिर ये पैरोट भी क्या हो जाता? एक और बढ़ जाता। समझ चुका था ना पहले, वो बच्चा इस एक को समझ चुका था कि ये एक का मतलब एक तोता है। इसके बाद इस एक तोता के साथ एक और जोड़ा गया, तो एक जैसा ही एक ये भी है, तो इसी जैसा एक और चीज इसके साथ जोड़ा जा रहा है। और ये जो जोड़ा जा रहा है, ये जुड़ करके क्या बना देगा इसको? ये प्लस कर रहा है, ये प्लस कर रहा है, तब जाके क्या बनाते हैं हम? दो बना रहे हैं, तब जा करके हम दो बना रहे हैं उसके सामने। ये चीज इंडिकेट क्या कर रहा है? ये चीज उसको इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरीके से ये एक था और ये एक पैरोट, उसी तरीके से ये भी एक है और ये भी एक पैरोट, कोई अलग चीज नहीं है। जब इस एक को समझाने के लिए पैरोट का सहारा लिया हम, क्योंकि पैरोट से बच्चा खेल रहा था, खेलने का वस्तु समझ रहा था, उसको पहचान रहा था, तो उस तरीके से उसने इस एक से इसको समझा था। ठीक इसी तरह का दोबारा भी एक दिया है, तो इसी जैसा एक और चीजें दिया है। अब इस दो के जरिए से एक नई चीज उसको हम सिखा रहे हैं। तो ये नई एक चीज जो सिखा रहे हैं बच्चे को, वो बच्चा इस बर्ड के चक्कर में, पैरोट के चक्कर में 1 भी सीख गया है, 2 भी सीख गया है। अब इसी सीरियल को हम आगे ग्रो कर सकते हैं, 3 के साथ, 4 के साथ, 10 के साथ। ये हम बेसिकली बात कर रहे हैं, ये यूनिट 1 का हिस्सा था, है ना। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि बच्चे को किसी जानी पहचानी चीज से, जिस एक चीज को वो जान रहा था, पहचान रहा था, समझ रहा था अच्छे से, उस एक चीज का एग्जाम्पल दे करके, उस नोन चीज का एग्जाम्पल देके, उस ज्ञात वस्तु के बारे में बता करके एक अज्ञात वस्तु उसको बता रहे हैं। वो अज्ञात वस्तु क्या थी? 1। उस तरीके से उस नंबर को सीख पाया। जब उस एक अज्ञात नंबर को सीख पाया, तो और एक 2 हो गया। एक और नया कंसेप्ट उसके माइंड में हम जोड़ पा रहे हैं बच्चे तक, कि ये एक और ये एक मिलाकर के 2 होता है। तो यहाँ पर हम 3 ऑपरेशन सीख चुके हैं। यहाँ पर नंबर एक नए नंबर को सीखे, गिनती का नंबर 1 है जिसको सिखाया। नंबर 2, एक के साथ एक जोड़ करके एक ऑपरेशन बताया। मतलब मैथमेटिक्स के अंदर 4 ऑपरेशन है: जोड़ना, घटाव करना, है ना, टू ऐड, टू सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करना यानी गुना करना, और भाग करना यानी डिवाइड करना। तो ये 4 ऑपरेशन उसको एक साथ हम बता पाते हैं धीरे धीरे। तो पहला ऑर्डर इसका क्या था? इसका पहला सीक्वेंस था, पहले गिनती बताया, पहले गिनती सिखाया। उस गिनती को वो नहीं जान रहा था, तो सिखाने के लिए हम नोन चीज का इस्तेमाल किया, एक नोन फिगर का इस्तेमाल किया, एक पैरोट का इस्तेमाल किया। हो सकता है कोई और चीज का इस्तेमाल करते हम। इसको बताने के बाद उस बच्चे को गिनती का नंबर 1 समझ में आ गया। इस 1 के साथ उसको 2 बता दिया। फिर जब 1 भी जान गया, 2 भी जान गया, पैरोट भी जान गया, अब उसको हम इंक्रीज करते हुए आगे ले जा रहे हैं। तो ये तो नंबर सिखा रहे हैं उसको, पहला सवाल है नंबर सिखा रहे हैं। इसके बाद क्या कर रहे हैं? हम आपको नंबर पे नहीं ले जा रहे अभी हम जहाँ ले जा रहे हैं वो क्या है? हम जहाँ ले जा रहे हैं वो क्या है? आपका 1 मिनट, ये ले जा रहे हैं संभावित क्रम। संभावित क्रम, किस क्रम में बच्चे को जोड़ेंगे हम? तो इस क्रम में हम बच्चे को जोड़ पा रहे हैं कि बच्चा गिनती जाना पहले, जब वो गिनती जान गया तो उस गिनती को जोड़ना सिखा दिया। पहले गिनती जाना, फिर गिनती को जोड़ना सिखा दिया। जब वो जोड़ना भी सीख जाएगा और आगे तक जाएंगे, ठीक है, ओरली करेंगे इसको, ओरली हो जाएगा, फिर राइटिंग में देंगे उसको। जब वो राइटिंग में कर लेगा, फिर उसको हम क्लास वर्क देंगे। जब वो क्लास वर्क में कर लेगा, क्लास वर्क में जब वो कर लेगा तो होमवर्क देंगे। फिर वो इस काम को घर पे जाके करेगा। जब वो इस काम को घर पे जाके कर लेगा, तो ये तीनों प्रविधि इस्तेमाल हो जाएगी। मतलब तीनों प्रविधि इस्तेमाल हो जाएगी। कौन 3 प्रविधि? पहली प्रविधि ओरल, दूसरी प्रविधि राइटिंग, और तीसरी प्रविधि होमवर्क। ये तीनों प्रविधि इस्तेमाल हो जाएगी। और इस तरीके से बच्चे को हम सबसे पहला काम जो करेंगे, हम तीनों प्रविधि का इस्तेमाल क्लास में कर लेंगे हम बच्चे के सामने, और बच्चा उसको समझेगा। कैसे समझेगा? कैसे समझेगा? तो वो सवाल है नोन टू अननोन। चूंकि छोटा बच्चा है तो नोन टू अननोन। अगर बड़ा बच्चा होता तो और भी बहुत सारी चीजों को जान रहा था, तब भी उसको इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हो सकता है पैरोट का इस्तेमाल किए, 1 का इस्तेमाल किए। वहां पे अगर बड़ा बच्चा होता, हम दूसरा एग्जाम्पल एक दे रहे हैं बड़े बच्चे के लिए, ये मैथ का एग्जाम्पल था, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं लाइक दिस, आप देख सकते हैं, P
E A, पी पी माने होता है मटर, इंग्लिश है, आप जान रहे हैं। ये उस बच्चे से बड़े बच्चे के लिए है, ये उस बच्चे से बड़े बच्चे के लिए है जिसको हम PEA पढ़ाएंगे और जिसको 1 बराबर पैरोट दिखाए थे, दोनों में फर्क है। तो जब ये हो गया P, इसके बाद दूसरा बना रहे हैं COCK, कॉक मीन्स मुर्गा। इतनी अंग्रेजी आप लोग की जरूर होगी। जब ये बच्चा इस छोटे बच्चे से अलग है, इसका स्टैंडर्ड जो होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा, नर्सरी हो सकता है, UKG हो सकता है ना, ऐसा ही कोई क्लास होगा जिसमें इन चीजों को सिखाएंगे उसको। लेकिन यहां जो आ रहा है ये नर्सरी से ऊपर होगा, नर्सरी से ऊपर होगा। जब इन दोनों को मिला करके उस बच्चे को हम सिखा रहे हैं तो एक तीसरा चीज सिखाएंगे उसको हम। वो तीसरा चीज क्या होगा मेरा, वो तीसरा चीज जो रहेगा वो होगा PEACOCK, पिकॉक। पिकॉक मीन्स बताइए कोई, पिकॉक मीन्स मोर होगा, ठीक है, पिकॉक मीन्स मोर होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परविधि वही है मेरी, परविधि एक ओरल था, परविधि दूसरा राइटिंग था, और परविधि तीसरा होमवर्क दिया था। होमवर्क में भी पहले क्लास में करवाया एज अ प्रैक्टिस, जब वो हो गया तो क्लास में करवाने के बाद उस प्रैक्टिस को घर पे करने के लिए दे दिया। तो 3 परविधि हमने इस्तेमाल किया। पहला परविधि ओरली बोल करके, जैसे छोटे बच्चों का अल्फाबेट बोला जाता है वैसे। अब उस तरीके से उसको आपने गिनती का नंबर सिखा दिया, फिगर के सहारे सिखाया था 1। फिर दोबारा इसी को सिखाने के बाद उसको रिपीटेशन किया है, इसी 1 को रिपीटेशन किया है दोबारा से। ये 1 का मतलब ये 1, बट एक अट्रैक्शन बना रहे बच्चे का, इसके लिए कलरफुल कर दिया है ना। तो इस तरीके से बच्चे को हमने क्या किया, 2 डिजिट को सीखना बता दिया। जब इस 2 डिजिट को बच्चा जब इस डिजिट को बच्चा सीख गया, किसी को कोई ऑब्जेक्ट कुछ समझ में दिक्कत आ रहा तो बोलो, जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, साफ साफ आवाज आ रही है। इस तरीके से बच्चे को हमने नंबर जोड़ना सिखा दिया था, नंबर को जोड़ना सिखा दिया। इसमें 3 चीज आ गई, हम एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। पहला चीज क्या आया, 3 परविधि जो यूनिट 1 के अंदर था। पहला परविधि ओरल, यानी मौखिक तौर पर किसी चीज को बोल के सिखा देना। नंबर 2 राइटिंग, उस चीज को लिखवाना। पहले हम लिखा, फिर बच्चे से लिखवाएंगे उसके कॉपी पर, उसके नोटबुक पर, फिर उसको होमवर्क देंगे घर से करके लाने के लिए। तो 3 तरह का इसके अंदर परविधि हुआ, एक ओरली यानी मौखिक, दूसरा राइटिंग मतलब लिखावट के साथ, और तीसरा गृह कार्य या क्लास में दिया गया कार्य यानी CW या HW यानी क्लास असाइनमेंट या होमवर्क का असाइनमेंट। इस तरीके से बच्चा प्रैक्टिस करेगा, उस चीज को और भली भांति समझेगा। इन तरीके से हम परविधि के जरिए से, आपने क्या बताया उसको, ये तो परविधि हो गई जो आप उस बच्चों को बता दिया, लेकिन आपने जिस टेक्निक का सहारा लिया वो टेक्निक कौन थी, वो परविधि नहीं थी, वो विधि थी। कौन सी विधि थी, वो विधि थी आगमन विधि। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड, मैथमेटिक्स का याद होगा आगमन विधि के बारे में। आगमन विधि वो विधि थी जिसमें बच्चों को ज्ञात चीज से अज्ञात की तरफ ले जाते हैं, फॉर्मल से नॉन फॉर्मल की तरफ ले जाते हैं, नोन से अननोन की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, जो पहले से पता था उससे जो नहीं पता है वहां ले जाते हैं। तो बच्चे को भाई इस्तेमाल यहाँ पे हम किया, बच्चे को 1 नहीं पता था लेकिन बच्चे को पैरोट का पता था, तो पैरोट के सहारे 1 तक ले गए, एक काम किया। दोबारा फिर क्या किया, फिर इसी को रिपीट किया, जिस एक चीज को जान रहा है कर्म किया। कर्म का मतलब रिपीट कर रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। पहले उसको ये 1 सिखाए हैं, फिर इस सिखाए हुए 1 को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कर्म से आगे बढ़ रहे हैं, एक ऑर्डर में बढ़ रहे हैं कि चलो भाई तुम ये सीख चुके, अब आगे बढ़ो, इसको एक और जोड़ो। बच्चा जब इस जोड़ को नहीं सीख पा रहा है तो इसको एक और करके फिर यहाँ एक और ये बढ़ा दिया,
अब बच्चा इसको इसको देख करके इन दोनों को समझ पा रहा है, लेकिन इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे वो अभी भी नहीं जान रहा है, क्योंकि उसके लिए ये वन तो नोन हो गया है, जिसको ज्ञात कर चुका है, जिसको पहचान दो हो गया। एक और नया कंसेप्ट उसके माइंड में हम जोड़ पा रहे हैं बच्चे तक कि ये एक और ये एक मिला करके दो होता है। तो यहाँ पर हम 3 ऑपरेशन सीख चुके हैं। यहाँ पर नंबर एक नए नंबर को सीखे, गिनती का नंबर 1 है जिसको सिखाया। नंबर 2, एक के साथ एक जोड़ करके एक ऑपरेशन बताया, मतलब मैथमेटिक्स के अंदर 4 ऑपरेशन है, जोड़ना, घटाव करना, है ना, टू ऐड, टू सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करना यानी गुना करना, और भाग करना यानी डिवाइड करना। तो ये 4 ऑपरेशन उसको एक साथ हम बता पाते हैं धीरे धीरे। तो पहला ऑर्डर इसका क्या था, इसका पहला सीक्वेंस था, पहले गिनती बताया, पहले गिनती सिखाया। उस गिनती को वो नहीं जान रहा था, तो सिखाने के लिए हम नोन चीज का इस्तेमाल किया, एक नोन फिगर का इस्तेमाल किया, एक पैरेट का इस्तेमाल किया, हो सकता है कोई और चीज का इस्तेमाल करते हम। इसको बताने के बाद उस बच्चे को गिनती का नंबर 1 समझ में आ गया। इस 1 के साथ उसको 2 बता दिया। फिर जब 1 भी जान गया, 2 भी जान गया, पैरेट भी जान गया, अब उसको हम इंक्रीज करते हुए आगे ले जा रहे हैं। तो ये तो नंबर सिखा रहे हैं उसको, पहला सवाल है नंबर सिखा रहे हैं। इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम आपको नंबर पे नहीं ले जा रहे हैं, अभी हम जहाँ ले जा रहे हैं वो क्या है, हम जहाँ ले जा रहे हैं वो क्या है आपका, 1 मिनट, ये ले जा रहे हैं संभावित क्रम। संभावित क्रम किस क्रम में बच्चे को जोड़ेंगे हम, तो इस क्रम में हम बच्चे को जोड़ पा रहे हैं कि बच्चा गिनती जाना, पहले जब वो गिनती जान गया तो उस गिनती को जोड़ना सिखा दिया। पहले गिनती जाना, फिर गिनती को जोड़ना सिखा दिया। जब वो जोड़ना भी सीख जाएगा और आगे तक जाएंगे, ठीक है, ओरली करेंगे इसको, ओरली हो जाएगा, फिर राइटिंग में देंगे उसको। जब वो राइटिंग में कर लेगा, फिर उसको हम क्लास वर्क देंगे। जब वो क्लास वर्क में कर लेगा, क्लास वर्क में जब वो कर लेगा तो होमवर्क देंगे, फिर वो इस काम को घर पे जाके करेगा। जब वो इस काम को घर पे जाके कर लेगा तो ये तीनों प्रविधि इस्तेमाल हो जाएगी, मतलब तीनों प्रविधि इस्तेमाल हो जाएगी। कौन 3 प्रविधि, पहली प्रविधि ओरल, दूसरी प्रविधि राइटिंग और तीसरी प्रविधि होमवर्क। ये तीनों प्रविधि इस्तेमाल हो जाएगी। और इस तरीके से बच्चे को हम सबसे पहला काम जो करेंगे, हम तीनों प्रविधि का इस्तेमाल क्लास में कर लेंगे हम बच्चे के सामने, और बच्चा उसको समझेगा। कैसे समझेगा, कैसे समझेगा, तो वो सवाल है नोन टू अननोन। चूंकि छोटा बच्चा है तो नोन टू अननोन, अगर बड़ा बच्चा होता तो और भी बहुत सारी चीजों को जान रहा था, तब भी उसको इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हो सकता है पैरेट का इस्तेमाल किए, 1 का इस्तेमाल किए। वहां पे अगर बड़ा बच्चा होता, हम दूसरा एग्जांपल लिख दे रहे हैं बड़े बच्चे के लिए, ये मैथ का एग्जांपल था, ठीक है। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं लाइक दिस, आप देख सकते हैं PEA, पी माने होता है मटर, इंग्लिश है, आप जान रहे हैं। ये उस बच्चे से बड़े बच्चे के लिए है, ये उस बच्चे से बड़े बच्चे के लिए है, जिसको हम PEA पढ़ाएंगे, और जिसको 1 बराबर पैरेट दिखाए थे, दोनों में फर्क है। तो जब ये हो गया P, इसके बाद दूसरा बना रहे हैं COCK, कॉक मीन्स मुर्गा। इतनी अंग्रेजी आप लोग की जरूर होगी। जब ये बच्चा इस छोटे बच्चे से अलग है, इसका स्टैंडर्ड जो होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा, नर्सरी हो सकता है, UKG हो सकता है ना, ऐसा ही कोई क्लास होगा जिसमें इन चीजों को सिखाएंगे उसको। लेकिन यहाँ जो आ रहा है ये नर्सरी से ऊपर होगा, नर्सरी से ऊपर होगा। जब इन दोनों को मिला करके उस बच्चे को हम सिखा रहे हैं, तो एक तीसरा चीज सिखाएंगे उसको हम। वो तीसरा चीज क्या होगा मेरा, वो तीसरा चीज जो रहेगा वो होगा PEACOCK, पिकॉक। पिकॉक मीन्स बताइए कोई, पिकॉक मीन्स मोर होगा, ठीक है, पिकॉक मीन्स मोर होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रविधि वही है मेरी, प्रविधि एक ओरल था, प्रविधि दूसरा राइटिंग था, और प्रविधि तीसरा होमवर्क दिया था। होमवर्क में भी पहले क्लास में करवाया एज अ प्रैक्टिस,
जब वो हो गया तो क्लास में करवाने के बाद उस प्रैक्टिस को घर पे करने के लिए दे दिया। तो 3 प्रविधि हमने इस्तेमाल किया। पहला प्रविधि ओरली, बोल करके, जैसे छोटे बच्चों का अल्फाबेट बोला जाता है वैसे। अब उस तरीके से उसको आपने गिनती का नंबर सिखा दिया फिगर के सहारे सिखाया था 1। फिर दोबारा इसी को सिखाने के बाद इसको रिपीटेशन किया है, इसी 1 को रिपीटेशन किया है दोबारा से। ये 1 का मतलब ये 1, बट एक अट्रैक्शन बना रहे बच्चे का, इसके लिए कलरफुल कर दिया है ना। तो इस तरीके से बच्चे को हमने क्या किया, 2 डिजिट को सीखना बता दिया। जब इस 2 डिजिट को बच्चा जब इस डिजिट को बच्चा सीख गया, किसी को कोई ऑब्जेक्ट कुछ समझ में दिक्कत आ रहा तो बोलो, जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, साफ आवाज जा रही है। इस तरीके से बच्चे को हमने नंबर जोड़ना सिखा दिया था, नंबर को जोड़ना सिखा दिया। इसमें 3 चीज आ गई, हम एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। पहला चीज क्या आया, 3 प्रविधि जो यूनिट 1 के अंदर था। पहला प्रविधि ओरल, यानी मौखिक तौर पर किसी चीज को बोल के सिखा देना। नंबर 2 राइटिंग, उस चीज को लिखवाना। पहले हम लिखा, फिर बच्चे से लिखवाएंगे उसके कॉपी पर, उसके नोटबुक पर, फिर उसको होमवर्क देंगे घर से करके लाने के लिए। तो 3 तरह का इसके अंदर प्रविधि हुआ। एक ओरली यानी मौखिक, दूसरा राइटिंग मतलब लिखावट के साथ, और तीसरा गृह कार्य या क्लास में दिया गया कार्य यानी CW या HW यानी क्लास असाइनमेंट या होमवर्क का असाइनमेंट। इस तरीके से बच्चा प्रैक्टिस करेगा, उस चीज को और भली भांति समझेगा। इन तरीके से हम प्रविधि के जरिए से, आपने क्या बताया उसको, ये तो प्रविधि हो गई जो आप उस बच्चों को बता दिया, लेकिन आपने जिस टेक्निक का सहारा लिया वो टेक्निक कौन थी, वो प्रविधि नहीं थी, वो विधि थी। कौन सी विधि थी, वो विधि थी आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, मैथमेटिक्स का याद होगा आगमन विधि के बारे में। आगमन विधि वो विधि थी जिसमें बच्चों को ज्ञात चीज से अज्ञात की तरफ ले जाते हैं, फॉर्मल से नॉन फॉर्मल की तरफ ले जाते हैं, नोन से अननोन की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, जो पहले से पता था उससे जो नहीं पता है वहां ले जाते हैं। तो बच्चे को वही इस्तेमाल यहाँ पे हम किया। बच्चे को 1 नहीं पता था, लेकिन बच्चे को पैरोट का पता था, तो पैरोट के सहारे 1 तक ले गए। एक काम किया, दोबारा फिर क्या किया, फिर इसी को रिपीट किया। जिस एक चीज को जान रहा है कर्म किया, कर्म का मतलब रिपीट कर रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। पहले उसको ये 1 सिखाए हैं, फिर इस सिखाए हुए 1 को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कर्म से आगे बढ़ रहे हैं, एक ऑर्डर में बढ़ रहे हैं कि चलो भाई तुम ये सीख चुके, अब आगे बढ़ो, इसको एक और जोड़ो। बच्चा जब इस जोड़ को नहीं सीख पा रहा है तो इसको एक और करके फिर यहाँ एक और ये बढ़ा दिया। अब बच्चा इसको देख करके इन दोनों को समझ पा रहा है, लेकिन इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे वो अभी भी नहीं जान रहा है, क्योंकि उसके लिए ये 1 तो नोन हो गया है, जिसको ज्ञात कर चुका है, जिसको पहचान गया है वो, लेकिन 2 को नहीं पहचाना था। तो इस 1 के सहारे 2 की पहचान कराए हम, और इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो ये हो सकता है जूनियर क्लास के लिए था। जब यही बच्चा थोड़ा आगे स्टैंडर्ड में चला जाएगा, ये 2 मिनट के लिए मैथमेटिक्स का उदाहरण था। अभी यहाँ पर जो हम बता रहे हैं ये मैथमेटिक्स का उदाहरण नहीं है, ये इंग्लिश का उदाहरण है, और ये क्लास नर्सरी का नहीं है, हो सकता है क्लास 1 का है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम एक प्रविधि सब पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्रविधि मेरी वही है, प्रविधि दोनों के लिए सेम इस्तेमाल हुआ है, प्रोसेस भी सेम ही है, नोन टू अननोन चले गए, लेकिन दोनों के हिसाब से मटेरियल मेरा बदल गया है। मटेरियल कैसे बदल गया, इसको छोटी चीज दिया है, अब उसके हिसाब से इसका स्टैंडर्ड बढ़ाया तो थोड़ी बड़ी चीज इसको दे दिया है, लेकिन प्रोसेस अभी भी वही है। प्रोसेस क्या है, नोन टू अननोन। चूंकि वो पी को जान रहा था, पी माने मटर, कॉक को जान रहा था, कॉक माने मुर्गा। अब जो पीकॉक जान रहा है, स्पेलिंग तो सेम है, क्योंकि इस दोनों स्पेलिंग को जान रहा है, वो पी को भी जान रहा है, कॉक को भी जान रहा है, लेकिन पीकॉक को नहीं जान रहा था। तो इन दोनों जानी हुई चीज को जोड़ के पीकॉक बना दिया है। लेकिन ये मटर नहीं होगा, ये मुर्गा नहीं होगा, ये कोई मटर मुर्गा नहीं होने वाला है, ये क्या होगा, मोर होगा। तो उसको हम पी और कॉक से हटा के मोर तक ले जा रहे हैं, यानी उसके हिसाब से उसकी स्किल को थोड़ा आगे डेवलप कर रहे हैं, एक नोन चीज से अननोन की तरफ ले जा रहे हैं। ये प्रोसेस हुआ। इसमें क्या हुआ, कई चीज आ गई जो अभी रिपीट किया था, हम बता दे रहे हैं।
पहला चीज क्या रिपीट हुआ? नंबर 1 कि बच्चे को ठोस समझ में आना चाहिए, यानी जो बच्चा समझा है, अभी इस 1 को नहीं समझा था तो इसके सहारे समझा है, जब लगा कि ठोस पूरी तरह समझ चुका है तो उसको हम आगे ले गए इसी को रिपीट करके। दूसरा चीज क्या हुआ, जब ठोस में समझाने के लिए और भी उदाहरण देंगे अभी आपको हम, ठोस तरीके से समझाने का कई और उदाहरण भी होगा। जब बच्चा इन छोटे छोटे गिनती के नंबरों को सीख जाएगा, 10 तक गिनना सीख जाएगा, हम लूडो गेम खेलते हैं, बच्चे भी लूडो गेम खेलने में इंटरेस्टेड होंगे, बच्चे को गेम खिला करके उसमें डॉट बना होगा, डाइस बना होगा। हम एग्जाम्पल, इसको मिटा दें हम, इसको मिटा दें हम, ठीक है, इसको हम फिलहाल मिटा रहे हैं। सब लोग जान रहे होंगे क्या ये क्यों है? क्यूब है, बड़े बच्चों के लिए क्यूब है। किन बच्चों के लिए? स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए। 7 क्लास में बच्चों को क्यूब के बारे में बताते हैं। यानी क्यूब क्या होता है? घन होता है, घन के बारे में बच्चों को बताते हैं। तो ये क्लास 7 की चीज है, लेकिन हम किसको बता रहे हैं? छोटे बच्चों को। अभी तो हम घन में नहीं ले जाएंगे। उसमें क्या चेंजेस होगा? क्लास 2 की, दूसरे वर्ग की, तो वो इसको क्यूब नहीं बोलेगा, वो इसको डाइस मानेगा। DICE, डाइस। डाइस पता है? डाइस छक्का बोलते हैं उसको हम लोग बोलचाल की भाषा में, हिंदी में बोलते हैं ना। हाँ, एक छक्का आदमी में होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, छक्का जो खेल में। अब बच्चे को इस पे हम डॉट को गिनना बता देंगे, उसको गिनती का नंबर अगर आ चुका है ये सब, इसको बहुत आराम से गिन लेगा वो। अब अगर वो गेम खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, पढ़ नहीं रहा है, वो खेल रहा है, वो खेलने में पूरा सहयोग करेगा आपका। वो हो सकता है पढ़ने में सहयोग ना करे, लेकिन खेलने में तो सहयोग करेगा। जब वो खेलने में सहयोग करेगा तो इसके जरिए से उसको हम डिजिट का यूज बताएंगे। हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। अगर हम अब सोचेगा, पहले वो घर वाला जो गेम होता है जिसमें रेड कलर बॉक्स, ब्लू, येलो और ग्रीन होता है, उसके जरिए समझा दिया। इसी में आपको लैडर होता है, सीढ़ी वाला गेम, और स्नेक होता है, सांप और सीढ़ी। उसमें वो गिनती का नंबर जानेगा 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर 100 तक का नंबर जानेगा वो। उसके जरिए से उस बच्चे को हम और गिनती में आगे बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं? तो बच्चा इस तरीके से नंबर सीखेगा। और आगे बढ़ते हैं, व्यापारी गेम होता है, देखा होगा, व्यापारी गेम हम लोग खेलते हैं ना, खेला होगा कम से कम। तो उस व्यापारी गेम में देखा होगा, परचेज किया जाता है जगह को, आपको 2 डाइस होता है उसमें, और 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है। तो ये उस बच्चे से बड़े क्लास के बच्चे के लिए हो गया। जब उस बच्चे को इस डाइस तक का सारा चीज 6 तक गिनने में कोई दिक्कत नहीं है, 6 तक काउंट करने में दिक्कत नहीं है, उसको खेलने में दिक्कत नहीं है, आगे नंबर भी गिन लेता है, वो लैडर भी खेल लेगा, लैडर एंड स्नेक वाला गेम खेल सकता है। तो उसको हम आगे बढ़ा करके अगर ले जाएंगे यहाँ से, तो वो अब कहाँ चला जाएगा? वो यहाँ से चला जाएगा और आगे बढ़ते हुए व्यापारी गेम में, उसमें वो 2 डाइस को एक साथ फेंकेगा, दोनों डाइस का अलग अलग चांसेस आएगा, दोनों को ऐड करेगा, दोनों को ऐड करके गोटी जो भी होगी उसकी, या जो भी पासा होगा उसको आगे बढ़ाएगा। आगे बढ़ाने के बाद उस जगह का वो मूल्यांकन करेगा, खरीदेगा, बेचेगा, जो गेम का हिस्सा है। हम गेम में नहीं जा रहे हैं, गेम एक प्रोसेस है सिखाने का। इसके जरिए से जो बच्चे को समझ में आएगा वो ठोस होगा, उसको कभी नहीं भूलेगा वो, है ना। तो ये बच्चों का ठोस अनुभव है। आप उसको कहिएगा हो गया, बहुत खेल हो गया, यानी 1 बार और 2 बार और, वो खेलेगा बार बार। इसका मतलब उसका इंटरेस्ट है उधर, उसकी रुचि है उधर। इस रुचि के सहारे वो उस चीज को बार बार करना चाह रहा है, रिपीट कर रहा है। इस चक्कर में हो क्या रहा है कि औपचारिक तौर पे वो आपके सामने उस चीज को कर रहा है जो आप करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि वो पढ़ रहा है, और वो क्या समझ रहा है? हम खेल रहे हैं। तो उसका खेलना और आपका पढ़ाना, खेलना पढ़ाना दोनों एक साथ हो रहा है, मतलब पढ़ाई खेल खेल में हो रही है, और बच्चा गणित को सीख रहा है खेल खेल में। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे बच्चों में, हम लोग भी खेले, हमको भी याद है,
हम लोग गेम खेलते थे, कई लोग एक साथ ग्रुप बना करके लाइन ड्रॉ करना होता था। एक जो चोर है उसको छिपा दिया जाता था, बाकी 8-10 जो भी आदमी है वो अलग अलग जगह पे जाके वॉल के ऊपर लाइन ड्रॉ करते थे। इस तरीके से जितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब टाइम ऑफ होता है तो वो आता और वो सब लाइन को खोजता और क्रॉस कर देता। जिन लाइन को खोज के क्रॉस कर दिया वो खत्म, जो लाइन बच गई वो बची हुई है उसको काउंट किया जाता, वो आपका पॉइंट बन जाता। तो ये भी एक गेम था। इस गेम के जरिए बहुत सारे बच्चों को, लूडो में 2-3 आदमी खेलेगा, लैडर है, सीढ़ी है, सांप है, इसमें 2 आदमी खेलेगा, 3 आदमी खेलेगा, 4 खेलेगा, 20 तो नहीं खेल लेगा। लेकिन अगर इस गेम को बच्चा समझ चुका है, गिनती करने आ चुका है उसको, तो उस बच्चे को आगे हम ले जाएंगे। आगे ले जाने के लिए एक सोसाइटी के अंदर समाज के अंदर खेल डेवलप कर सकते हैं। 10 बच्चों के बीच भी ये सारे 10 बच्चे जो खेले होंगे और एक जो भी चोर होगा, जब उसकी बारी आएगी वो सारे के जगह को खोजेगा और वहां पर देखिएगा किस किस जगह पे उसने कहाँ पे लाइन ड्रॉ किया हुआ है और उसको क्रॉस कर देगा। इस तरह से लाइन क्रॉस कर देगा वो। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा ऐसा लाइन खींच करके आया है इस तरीके से, और कई जगह पे इस तरीके से, अगर जो चोर है वो इसको कट कर दे रहा है, ये खत्म हो गया बट ये बाकी है, ये खत्म है लेकिन ये है। तो इस तरह से जिन लोगों ने भी बचा लिया है उनको गिना जाएगा, वो उनका पॉइंट बनेगा। इस तरीके से सारे बच्चे गिनती के नंबर में और आगे बढ़ेंगे, उनको गिनने का कौशल आ जाएगा, महत्ता आ जाएगी, उसका वैल्यू समझ जाएंगे, गिनना उनको आ जाएगा। आप उसका इस्तेमाल आगे करेंगे, फिर टेबल में करेंगे। फिर तो क्रम है, एक सिस्टम है। जब आपने उसको गिनती सिखाया था पैरोट के साथ तो 1 सिखाया था, 2 सिखाया था, 10 तक सिखाया था, ये एक ऑर्डर था। आगे जब बढ़े तो 1 से लेके 10 तक का जो ऑर्डर रिपीट किया था उसको समझाने के लिए, और आगे हम उसको लूडो में ले गए, वहां छक्का सिखाया उसको, छक्का के साथ, यानी कि पासा बोलते हैं इसको हिंदी में, पासा के साथ वो खेलना सीखा। और आगे बढ़े उसी का दूसरा हिस्सा लैडर एंड स्नेक्स में, तो वो 100 तक की गिनती सीखा। और आगे बढ़ गए हम तो इस तरह का गेम जो बोले सोसाइटी में 10-5 बच्चे मिलके खेल सकते हैं, वह खेला। उसमें वो 100 से ऊपर भी बहुत सारी गिनती गिनेगा, चूंकि उसको नीड है, नहीं कर पाएगा तो पूछेगा, आप उसको सिखाएंगे। आपको याद होगा आईसीटी में जब जानिएगा तो आईसीटी के अंदर एबाकस यूज किया गया था, पहला कंप्यूटर। एबाकस में भी काउंटिंग नंबर ही था, कैलकुलेट किया जाता था। आज की तरह का कंप्यूटर तब नहीं था। दैट टाइम हम उसी को कंप्यूटर मान रहे थे और वहीं से कैलकुलेट किया जाता था, कंप्यूटिंग वर्क हो रहा था। तो ये स्टेजेस जिस भी चीज की आती है धीरे धीरे आती है, एक ऑर्डर था उसका। एबाकस से होते होते हम आज के 5th जनरेशन और अपडेट जनरेशन कंप्यूटर में आ चुके हैं। अगर देखा जाए तो 6th जनरेशन में आ चुके हैं। आपको पता होगा कि जब 6th जनरेशन में आए, 5वां जनरेशन कहलाता है, एक 0 जनरेशन कहलाता है, बाकी 1, 2 लेके 5 जनरेशन तक है। तो जिसमें सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं हुआ था वो जो था मेरा 0 जनरेशन था। उसके बाद सब में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ। तो वो जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ वो सारा एक क्रम है, सीधे नहीं आ गए हम आज के 5th जनरेशन में। 0 जनरेशन से उठे 1, 2, 3, 4, 5 जनरेशन तक आए एक लॉजिकल ऑर्डर में। और जाहिर सी बात है 0 ऑर्डर वाले के बाद सीधे 5 ऑर्डर नहीं आ गया, 0 के बाद 5 नहीं आया, बल्कि 1 पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर, इस तरीके से हम चलते रहे। तो ये हमारा सिस्टम है बढ़ने का। यही बच्चे पे भी अप्लाई किया जाता है। जब बड़े लोग इस तरीके से सीखे तो बच्चा भी ऐसे ही सीखेगा ना, एक क्रमवार ढंग से सीखेगा। तो संभावित क्रम क्या है कि जो बच्चे को हम जिन चीजों को सिखा चुके हैं उन्हीं चीजों को आगे बढ़ा के चीजों को बताते हैं। जहाँ पे आपको लूडो नहीं है, व्यापारी नहीं है, या जिन लोगों को ये गेम नहीं आता है वो लोग भी खेलते हैं कंकर से, पत्थर से, ठीक है। कुछ कंकरियों को फेंक करके आप उसको रैंडमली बोलेंगे ये सारी कंकरी फेंक दिया, आपने गिनती किया हुआ है वो 20 कंकरी है, सपोज उस 20 कंकरी को फेंक दिया आपने। बच्चे से आपने कहा कि बताओ कितना कंकरी है, बच्चा गिन के बता देगा। फिर उसमें से रैंडमली आप कुछ कंकरी उठा लीजिएगा कि आप बताओ कितना है, तो बच्चा बता देगा कितना है। तो पहले कितना था अब कितना है, मतलब कितना निकाला, तो निकालना बता दीजिएगा। फिर बच्चे को बताइएगा मैंने 5 निकाला था, इसको हम कैसे बताएंगे, तो उसको आप बताएंगे उस तरीके से कि ये तो आप बच्चे को बता सकते हैं कि जैसे उसके पास 20 कंकरी थी
और आपने 20 कंकरी में से क्या किया है, 5 कंकरी निकाल लिए, तो ये पहले था, ठीक है, ये बिफोर। आपने कंक्रीट फेंकी है, कुछ कंक्रीट है सिखाने के लिए, गिट्टी वगैरह है, पत्थर है, स्टोन है, जो कह लीजिए, ठीक है ना, पत्थर है छोटा, उससे बच्चों को सिखा रहे हैं। तो पहले आपने 20 कंकरी दी थी, बाद में आपने क्या किया, इसमें से आपने इसमें से आफ्टर आपने रिमूव कर दिया। जब रिमूव कर दिया तो क्या हुआ, रिमूव करने के बाद क्या होगा, तो रिमूव करने के बाद जो आएगा वो बच्चा गिन के बता सकेगा। क्यों बता सकेगा, क्योंकि वो खेल रहा है, उसका इंटरेस्ट है। तो वो बच्चा 20 कंकरी से 5 कंकरी जो आपने निकाल ली है, आपको रिजल्ट दे देगा 15। तो वो एक ऑर्डर को सीख रहा है। कहने का मतलब ये है कि उसी को हम आगे धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। अब बच्चे को समझ में आने लगा है, गेम का इंटरेस्ट भी उसको आने लगा है। अब वो ये प्रोग्राम पहले छोटी चीजों के साथ कर रहा था, डाइस के साथ कर रहा था, या लैडर स्नेक के अंदर 100 तक में कर रहा था। अब इसी काम को वो आगे बढ़ा करके कर रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ा के कैसे कर रहा है, तो 20 तक का गिनती, 100 तक का गिनती, एंड हैव टू बी कंटिन्यूड फर्दर मोर। तो एक पैटर्न है, सीखने का एक पैटर्न है। ये जो सीखने का पैटर्न है, जिसमें गिनती उसको बढ़ा बढ़ा के दी जा रही है। आवाज जा रही है ना, आवाज सब तक जा रही है। तो जिस ऑर्डर में हम उसको गिनती सिखा रहे थे, चीजों को बता रहे थे, अपनी थ्योरी को इस्तेमाल कर रहे थे, यानी आगमन विधि का इस्तेमाल करके नोन से अननोन की तरफ ले जा रहे थे, ज्ञात वस्तु से अज्ञात वस्तु तक ले जा रहे थे। इस तरीके से हमने उसको बताया, बच्चा सीख भी रहा था। हम एक मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक इसी तरह आप भी एक मेथड का इस्तेमाल क्लास में करेंगे। लेकिन बच्चे को जो प्रविधि दी जा रही थी वो बोल करके हम उसको बता रहे थे, ऐसे करो, वो वैसे कर रहा था, ओरली कर रहा था। कई एक बार जब ओरली नहीं हो रहा था तो रिटर्न में कर रहा था, कई बार जब रिटर्न में भी नहीं हो पा रहा था। आप देखा होगा, आपको कहा जाएगा जोड़ने के लिए तो आप घटाने के लिए सिरे घटा लेंगे, लेकिन आप देखा होगा जब छोटे बच्चों को ये काम करने को देते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी हम आपको, जैसे जब इसको जोड़ना होता है तो एक छोटा बच्चा जिसको एकदम स्टार्टिंग है, नहीं पता है ज्यादा, लगता है टाइम ये हो गया था, इसलिए जो लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए, फिर रिपीट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। संजीव, वॉइस जा रही है। सरिता कुमारी, चंदन कुमारी, आवाज जा रही है ना? हाँ, कुछ समझने में दिक्कत हो रहा हो तो बोलिए। कोई ऐसा चीज जो समझने में दिक्कत हो रहा होगा बोलिएगा। यूनिट 1 का लगभग सारा चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, कर चुके हैं। बच्चा सीख रहा था छोटी चीज, अब उस छोटी चीज से हम उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ पे क्या हो रहा है, उसका माइंड को ज्यादा ओपन होना पड़ेगा, ज्यादा शार्प होना पड़ेगा, या ज्यादा प्रैक्टिस पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको, उस बच्चे को सोचने पे मजबूर करेंगे। तो बच्चा क्या करेगा, ये 5 + 4 को जोड़ना तो 9 था, आराम से जोड़ दिया। ये 9 + 5 को जोड़ करके भी आसान था उसके लिए, उसने 14 कर दिया सिंपल स्टेज में, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो हम उसको 8 और 3 को जोड़ करके बताए, वो 8 और 3 को भी जोड़ लेगा। 8 और 3 को जोड़ करके वो क्या बना रहा है, 11। और फिर इसी तरीके से वो 7 4 को जोड़ करके बना रहा है 11। अब सवाल ये होता है कि ये वो बच्चे वाली हरकत कर गया है, बिल्कुल छोटे बच्चे वाली हरकत। तो उसको अब क्या करना है, हमको इस छोटे बच्चे से बाहर निकालना है। तो आप उसको बता रहे हैं ना कि ये 9 को 9 रहने दो, इसमें से आप क्या बता रहे हैं, ये वाला वैल्यू यहाँ ले आओ। तो वो इस वैल्यू को यहाँ ला रहा है, 4 यहाँ ला रहा है। इस वैल्यू को आप बोल रहे हैं इसके साथ जोड़ दो, दिस वन बिकम्स 2। अब ये वाला 1 आप इसमें जुड़वा रहे हैं उसके साथ, ये 1 फिर 2,
और फिर ये 1 जैसा है वैसा रह जा रहा है। तो उसको जब हम यहाँ से कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, रिमाइंडर को लेते हुए चल रहे हैं, तो ये रिमाइंडर को लेके आगे चलना ये एक क्रम है। अभी उसको सीधे ये नहीं बताया गया था, उसको जब पहली बार बताया गया होगा, ये आफ्टर स्टेज है। ये जो स्टेज है आफ्टर वाला है, बिफोर वाला स्टेज ये नहीं रहा होगा। बिफोर वाला स्टेज क्या रहा होगा? बिफोर वाला स्टेज में जैसे रहा होगा इसी चीज को हम बोल सकते थे 7 8 9 5, यहाँ पर 0 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पर 3 था। तो वो यहाँ पे कर रहा था 5 2 7 9 0 9 8 1 9 7 3 10, डायरेक्ट कर रहा था ये। तो इसमें क्या था? नो रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं था। यहाँ पर कोई शेष नहीं था, कोई शेष नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या यही स्टेज है? यहाँ पर शेष है। रिमाइंडर है। तो ये रिमाइंडर है, तो क्या बता रहा है? क्या दोनों जोड़ नहीं रहेगा? दोनों एडिशन नहीं रहेगा क्या? दोनों तो एडिशन ही है ना। इस एडिशन में क्या होगा? ये क्लास का फर्क हो जाएगा, स्टैंडर्ड का फर्क हो जाएगा। अगर ये स्टैंडर्ड 1 के लिए है तो ये स्टैंडर्ड 2 के लिए हो जाएगा। ये फर्क होगा, ठीक है। तो हम कहने का मतलब यहीं पे आ रहे हैं, कुछ बिंदुओं की तरफ हमारा ध्यान करना है कि सबसे पहले अभी तक में जिन परविधियों का इस्तेमाल किया आपने, कोई भी किया होगा परविधि, चाहे पैरोट को जोड़ के बताया हो, चाहे पिकॉक को जोड़ करके वर्ड मीनिंग बताया हो, फिर चाहे आप डाइस को देख लीजिए, ये डाइस, इस डाइस को जोड़ के बताया हो उसको, है ना, इस डाइस को जोड़ के खेलना सिखाया हो, लूडो के गेम में सिखाया हो, लैडर स्नेक के गेम में सिखाया हो, या जो अगर एक सोसाइटी के अंदर 10-5 बच्चे मिलके खेलते हैं गेम, जो बताया उदाहरण दिया, उसको देख करके बताओ, जिसमें 100 200 500 गिनना पड़ेगा, हर जगह जा करके बच्चों को ढूंढना पड़ेगा। एक टाइप गेम का बदल जाएगा। काम वही कर रहा है वो, जो उसको बचपन से अवधारणा बताई गई। और आप जिस थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अभी भी आगमन विधि है। आगमन विधि है वो, यानी इंडक्टिव मेथड है, यानी नोन से अननोन की तरफ ले जा रहे हैं। कभी पैरोट को दिखा करके, कभी उस पैरोट के जरिए सिखाया हुआ एक को लेकर रिपीट कर दे रहे हैं, कभी कंकरी को लेकर के, कभी डाइस को लेकर, पासा को लेकर के, कभी कोई दूसरे गेम को लेकर के। हम बच्चों को उसी चीजों को बता रहे हैं जो बच्चों को बता चुके हैं। तो हम जिस चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो थ्योरी मेरे लिए क्या है? आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। ठीक है विनय, सुन पा रहे हैं? लेकिन हम जो परविधि इस्तेमाल कर रहे हैं वो परविधि आगमन नहीं है, वो विधि आगमन विधि है। परविधि क्या हुआ? बोले, अभी हम बोल रहे हैं, ओरली बोल रहे हैं, लिखा हुआ पीछे है, लेकिन उसको समझाने के लिए बाकी चीजों को रिपीट कर रहे हैं। कई और एग्जांपल भी ले ले रहे हैं। अभी हम इन चीजों को समझाएं। लैडर स्नेक की बात किया। लैडर स्नेक करना तो फोटो है, पीछे बना हुआ है सांप सीढ़ी, फोटो बना हुआ है? नहीं बना हुआ है, लेकिन बोल रहे हैं। तो आपके माइंड में लैडर और स्नेक के बारे में ऑलरेडी पता है। आपका माइंड चला गया होगा लूडो गेम, उसमें लैडर स्नेक सब पे चला गया होगा। तो हम जान रहे हैं कि आप उस चीज को जान रहे हैं, इसलिए उस चीज का हमें यूज किया है। तो ये मेरे लिए जो मेथड है वो मेथड इंडक्टिव मेथड है। तो जब बच्चा नहीं जान रहा था तो इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल आपने किया, लेकिन जब बच्चा जान गया है तो जब वो गांव देहात में किसी जगह पे गेम खेलेगा और 10-15 जगह पे जाके छिपी हुई डिजिट्स को काटेगा, क्रॉस करेगा कि उसके विपक्ष में जो भी है उसने कितनी जगह नंबरिंग दिया हुआ है, उसको काटने के लिए वो लैडर नहीं खोजेगा, सीढ़ी नहीं खोजेगा, स्नेक नहीं खोजेगा, वो सीधा सीधा गिनती गिनेगा, काटेगा। तो मतलब नोन से अननोन में बढ़ चुका है वो। अब आपका ऑर्डर ही बढ़ने लगा है। ये तो वो उस मेथड से बढ़ा। आपके लिए क्या हुआ? आपके लिए 3 मेथड सामने आ गया जो परविधि है। पहला परविधि आ गया मौखिक रूप से, दूसरा परविधि आ गया लिखित रूप से, और तीसरा परविधि आ गया घर पे होमवर्क दे दिया उसको करके लाओ। तो इन तीनों परविधि का इस्तेमाल करके आप उन टेक्निक्स को पढ़ा रहे थे। आप जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं परविधि वही टेक्निक है,
लेकिन जिस एक चीज को इस्तेमाल किया अपने माइंड में सोच के कि इसको हम नोन से अननोन में ले जाएंगे, वो टेक्निक नहीं है, वो सोच है आपकी। आपने सोचा था नोन से अननोन में ले जाना है, इट्स कॉल्ड मेथड। आपने उस मेथड का इस्तेमाल भी किया। तो जिस मेथड को आपको लग रहा था कि बच्चा सीख पाएगा, उस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, वो मेथड है, टीचिंग मेथड है वो। लेकिन टीचिंग मेथड को अप्लाई किया क्लास में, अप्लाई जब इस तरीके से किया तो ये टीचिंग मेथड तो नहीं है, अब ये टीचिंग टेक्निक है। ये एक साथ दोनों चीज इस्तेमाल हो रही है। पिछला वाला वीडियो देखिएगा, उसमें इस चीज को पूरा क्लियर कर दिए हैं, उसमें सारा स्टेप है जो अभी जिन चीजों को छोड़ रहे हैं रिवीजन के तौर पर इसको हम बोले। तो बच्चा खेल खेल में सीख गया औपचारिक रूप से। औपचारिक क्या होता है, जिसको हम देखते हैं फॉर्मल होता है। औपचारिक रूप से बच्चा इन चीजों को सीखा भी, और सिर्फ नहीं है कि सीखा, उन चीजों को अच्छे तरीके से समझ बना चुका है उसके ऊपर। उसको कोई डाउट नहीं हो रहा है, जिन चीजों को आप उसको बता रहे हैं उसको सीखने में डाउट नहीं है उस बच्चे को। क्यों डाउट नहीं है? क्योंकि गिनती का नंबर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आप उसी को आगे प्रोसीड करते हुए ले जा रहे हैं, और उसी चीज को दोहरा दोहरा के बार बार, कभी लूडो के साथ, कभी डाइस के साथ, कभी वॉल पे ड्रॉ करके, कभी कंकरी फेंक के, कंकरी हटा के, कंकरी को जोड़ के, जब वो बड़े स्टैंडर्ड में चला गया इनफैक्ट, तब आपने उसको जोड़ घटाव दे दिया इस तरीके से। जब ये हो गया तो फिर आप उसको उठा के यहाँ ले गए, इसमें हासिल था, शेष था, इसको जोड़ करके, ये सब उसी का बढ़ा हुआ हिस्सा है। आप एक क्रमवार ढंग से धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्टेप वाइज आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्रम है, गणित क्रमवार ढंग से ही बढ़ सकता है, और कोई विषय जरूरी नहीं क्रमवार ढंग से हो। क्रमवार होता है कई जगह, हम क्रमवार ढंग से नहीं, सीरियली नहीं जाएंगे, ऑर्डर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें ऑर्डर नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसमें ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो बच्चा खेल खेल में सीखता है, दोहरा करके सीखता है, एक दूसरे से सीखता है, क्रमवार ढंग से सीखता है, और जब वो इन चीजों को बार बार करके आपके द्वारा दिए गए परिविधि यानी होमवर्क, या आपके द्वारा दिया गया क्लास वर्क, ठीक है, या सवाल पूछ के इन तरीके से ओरली सवाल पूछना, क्या हुआ, ओरली परिविधि है। ओरल सवाल पूछना या उससे कोई चीज समझना, परिभाषा सुन लेना, ये सारी चीज क्या है, ओरल है। तो परिविधि ओरल कहलाएगा। हालांकि उसके अंदर हम जाएंगे तो लेक्चर में बदल जाएगा, कभी कभी वो डेफिनेशन हो जाएगा, कभी वो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, कभी वो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा। ये सब परिविधि नहीं है, ये सब विधि है। इसी बात को कल हम कह रहे थे कि जब तक हम विधि नहीं समझेंगे तो ये कैसे समझेंगे हम परिविधि अपना लिया, विधि को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो भी कुछ किया है नोन से अननोन गए, लेक्चर दे करके किया है, कोई चीज दिखा करके किया है, ये मेरे लिए मेथड था। लेकिन जब बच्चों के बीच इसको उतार दिया है तो ये सिर्फ और सिर्फ मेथड नहीं रह गया, अब टेक्निक हो चुका है। क्योंकि उस टेक्निक के जरिए बच्चा उस चीज को एडप्ट कर चुका है आपके माइंड से। जैसा कल लिखा था, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, आपके पास अथाह सागर है उस बच्चे के हिसाब से। भले अथाह सागर आपको लगता हो नहीं है, आपको लगता हो उनको और पढ़ना है, वो अलग सी बात है। लेकिन जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं गिनती, या जिस बच्चे को आप वर्ड मीनिंग सिखा रहे हैं, उस बच्चे के लिए आपके पास अथाह सागर नॉलेज है, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज है आपके पास। उस वर्ल्ड ऑफ नॉलेज में से कुछ चीज आप वर्ल्ड्स ऑफ चाइल्ड्स नॉलेज यानी बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए डाल रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं उसके अंदर, उसके माइंड के अंदर, ठीक है। तो ये जो आप डिपॉजिट उसके माइंड में कर रहे हैं, बच्चा उसको ले रहा है। किस मेथड से ले रहा है, ये आपका टेक्निक हो गया जब दे दिए तो। लेकिन आप उस दे देने के लिए जो टेक्निक अपनाए हैं उसके अंदर कोई मेथड इस्तेमाल हुआ। वो मेथड क्या था, नोन टू अननोन। बात समझ गए, ये इसमें था। इसके बाद गलती करके सीखना, बच्चा गलतियों से सीखता है। गलती से कैसे सीखता है, बच्चे को नहीं पता है। अगर आप सपोज एक एग्जांपल दे लूडो का एक हिस्सा हम बोले, अभी आवाज जा रही है ना, लूडो का एक हिस्सा हम अभी आपको बोले लैडर और स्नेक, सांप और सीढ़ी। बच्चे को ये मालूम होता है स्टार्टिंग में कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आना चाहिए, गोटी ज्यादा से ज्यादा आगे भागेगी, होता है ना। तो बच्चा सोचेगा सिर्फ छक्का आए, उसके लिए बेईमानी भी कर लेता है, वो कई बार पलट देगा, छक्का आ गया, करता है। लेकिन जब छक्का ले आया उसको पता नहीं है, क्योंकि वो पिछला गेम खेला था जिसमें बॉक्स था, छक्का से वो गोटी बाहर निकाल रहा था, उसको ये पता था। जब लैडर स्नेक में गया तब भी यही पता था उसको कि छक्का से गोटी बाहर निकली है, बिना छक्का हम पड़े हुए थे, तो छक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ रहा है वो। लेकिन अगर वही छक्का उसको सांप के मुंह पर ले गया है और उतना
नीचे गिर गया है, उसको समझ में आ गया है। अब वो दोबारा अगर चीटिंग भी करेगा तो छक्का के लिए चीटिंग करे जरूरी नहीं है। कई बार छक्का नहीं चाहिए, 1 के लिए चीटिंग कर लेगा, पलट के 1 ले आएगा, पलट के 2 ले आएगा। ये बेईमानी करेगा वो, क्यों करेगा? ड्यू टू ओन इंटरेस्ट, अपने फायदे के लिए। उसको लगेगा हम आगे भाग जाएंगे इसके लिए। तो अपनी एक उद्देश्य, हालांकि उद्देश्य गलत है, बेईमानी कर रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य लाल हो जाना, आपसे पहले लाल हो जाना, सांप से बच जाना, ठीक है, वो डिजिट आ जाए जिसमें सांप नहीं टकराए, या वो डिजिट आ जाए जिसमें सीढ़ी टकरा जाए। ये सारी उद्देश्य उसके हैं। उस उद्देश्य को लाने के लिए वो डाइस के साथ छेड़छाड़ करेगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड डाइस पे करेगा, उसके माइंड पे नहीं। तो डाइस को अपने मनमाफिक करने के लिए वो चीटिंग कर लेगा, लेकिन उस चीटिंग को करने के पीछे क्या उद्देश्य होगा? विनर, ओनली हैव टू बी विनर, जीतना है। उस विनर बनने की स्टेज कहां से जाती है? डाइस से। डाइस का स्टेज कहां से जाता है? काउंटिंग नंबर से। और काउंटिंग नंबर कब सीखा वो? क्यों वो छक्का नहीं लाना चाह रहा है, 4 ही लाना चाह रहा है, 3 ही लाना चाह रहा है, 2 ही लाना चाह रहा है? क्यों? कई बार 1 ही लाना चाह रहा है, इसलिए कि उसको मालूम है कि इस 6 से फायदा नहीं है, इस 1 से फायदा है। कॉन्फिडेंट है वो। अगर वो पूरी तरह कंफर्म है कि छक्का आया तो नीचे चले गए और 1 आया तो लाल हो गए, तो क्या चाहेगा वो? 1 लाना चाहेगा। इस 1 को लाने के पीछे उसका नॉलेज परफेक्ट है। उसको मालूम है कि अगर 5 आता है, 4 आता है, 3, 2 आता है तो हम जीत नहीं सकते हैं, या सांप काट लेगा, नीचे चले जाएंगे। ये कंफर्म है उसका नॉलेज, उसको कहीं कोई संकोच नहीं है। तो जब वो परिपक्व हो गया है पूरी तरह से, तो इसका मतलब उसका ठोस अनुभव हो चुका है। जब तक नहीं खेलना जाना था तब तक ठोस नहीं था, वो छक्का के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन अब छक्का नहीं चाह के कोई दूसरा डिजिट वो चाह रहा है। इसका मतलब है उसका यहाँ पर का जो अनुभव है, इस छक्का को लेकर के, इस गेम को लेकर के, इस गिनती को लेकर के, इस नंबर को लेकर के, वो ठोस अनुभव में बदल चुका है। उसको कहीं कोई डाउट नहीं है कि 5 आना चाहिए कि 1 आना चाहिए। उसको मालूम है 1 ही आना चाहिए, 1 से लाल हो जाएगा, 2 आएगा तो हो सकता है सांप काट लेगा, यूज नहीं कर पाएगा इस तरह की सिचुएशन में, ठीक है। तो ऐसे में वो क्या करेगा? वो उस उद्देश्य की तरफ बढ़ेगा, भले वो चीटिंग से गुजरना पड़े, उसको कर लेगा वो। क्यों कर लेगा वो? उसको मालूम है विनर हो जाएगा। तो विनर बनने के लिए अगर वो यहाँ पे आ रहा है, वो एक सवाल है, लेकिन दूसरा एक माइंड में मैसेज हमारे पास आ रहा है कि बच्चा कंफर्म जरूर है कि इसी डिजिट से जीतेंगे हम। उस 1 डिजिट में मेरी जीत है, उस 1 डिजिट के पीछे मेरी निहित जीत है। तो ये कंफर्म हो रहा है। इसका मतलब उसको ठोस अनुभव है इस बात का, अच्छा अनुभव है, पक्का अनुभव है। ठोस का मतलब लोहा लकड़ी ये नहीं यहाँ पर है, वो विज्ञान के लिए होगा। इस ठोस का मतलब परफेक्ट, परफेक्शन, नो डाउट, 100% ओके, देयर इज नो ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, हमको यही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये बच्चा अपने अनुभव से ठोस हो चुका है उस एक जगह पर, तो कंक्रीट में बदल चुका है। ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं रह गया कि वो सोच रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, करेगा क्या, कंफर्म है वो वही करेगा, वो उसको चाहिए वो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बच्चा जिन चीजों को सीखता है, वो आप जिन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उस बच्चे के लिए, वो आपके लिए टेक्निक हो गई चूंकि इस्तेमाल कर दिया है। लेकिन उस टेक्निक को अपनाने के लिए जिन जिन मेथड का इस्तेमाल किया है, वो मैथमेटिक्स का मेथोडोलॉजी है, और वो मेथोडोलॉजी बहुत सारा है। परिविधि सिर्फ 3 ही है। एक बात याद रखिए, परिविधि सिर्फ 3 है, कई बार रिपीट किया, याद हो गया होगा। पहला ओरल, मौखिक, ओरल को हिंदी में मौखिक बोलेंगे। एक परिविधि मौखिक है, दूसरा परिविधि लिखित है, राइटिंग, लिखित, हाँ गुड। और तीसरा परिविधि क्या है? रिपीट करके, रिवीजन दे करके, होमवर्क दे करके, अभ्यास करवा करके। जी बोलिए। तो तीनों परिविधि को आप डिफरेंट अलग अलग मेथोडोलॉजी से मतलब इस्तेमाल करते हैं बच्चे तक, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद एक सवाल है इसी में, बच्चे गतिविधियों से सीखते हैं। ये गतिविधि क्या है? गतिविधि खेल के अंदर आई, गतिविधि लूडो के अंदर आई, गतिविधि कोई गेम खेल रहा था वॉल पे लिखने वाला, उसमें आ गई, गतिविधि कंक्रीट में आ गई, गतिविधि इसके अंदर भी आ गई, गतिविधि इसके अंदर भी आ गई। सबकी गतिविधि में फर्क है, इसीलिए सबके क्लास में फर्क है। सबके क्लास कहीं स्टैंडर्ड 1 हो रहा है, कहीं स्टैंडर्ड 2 हो जा रहा है, कहीं पे बिना हासिल वाला है, बिना रिमाइंडर वाला है, कहीं पे रिमाइंडर वाला है। ये फर्क हो रहा है। कहीं पे कंक्रीट दे दे रहे हैं, स्टोन दे दे रहे हैं, पत्थर दे दे रहे हैं, और उसको दे रहे हैं गिनो, फिर उसमें से हटा दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं गिनो, फिर वो बच्चा गिन के बता रहा है। तो डिफरेंट स्टेजेस में
में आप उन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो चीज आप उसको सिखा चुके हैं। ठीक है, तो ये जो भी सिस्टम है, चाहे वो इसी के साथ नहीं, बाकी ये फिगर में देखा, ये सब भी बच्चे के लिए जाना हुआ चीज है। चाहे डाइस की बात करें, पैरोट की बात करें, नर्सरी लेवल पर हो, यही 7 स्टैंडर्ड में घन बन जाएगा। और यही क्लास 2 वाले के लिए डाइस है, पासा है। एक ही चीज का 2 अलग नाम है, चूंकि क्लास अलग है। जब वो डाइस में जाएगा, आप इसको 11th में पढ़ते हैं, इसको छक्का नहीं लिखना चाहिए, सॉरी, इसका हिंदी याद नहीं आ रहा था, पासा। तो आप अगर 11th 12th में पढ़ते हैं तो वहां भी ये डाइस है, वहां पे आप NPR निकालते हैं, है ना। 11th में स्टैंडर्ड 11th की बात कीजिएगा तो वहां पे क्या NPR निकालते हैं, NCR निकालते हैं, है ना, निकालते हैं ना 11th में NCR, NPR, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। और यही चीज 7 में देखिए क्यूब बनता है, यही चीज क्लास 2 में देखिए पासा बन रहा है। तो क्लास 2 में जिसको पासा बताए थे, क्लास 7 में क्यूब बताने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि बच्चा तब पासा ही समझ रहा था और पासा के अंदर का डॉट उसको 1 से 6 क्लियर होना था। अब बच्चा उससे ज्यादा समझने लायक हो चुका है, तो अब उसको हम क्यूब तक ले जा रहे हैं, क्यूब का फॉर्मूला बता रहे हैं, क्यूब का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, सरफेस टेंशन निकाल रहे हैं, सारा चीज। और जब वो 11th में चला जाता है तो NPR निकालते हैं, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, ये सब निकाल रहे हैं। तो मतलब बच्चे के उसी एक ज्ञान को कहाँ ले जा रहे हैं आप? उसी एक ज्ञान को कई जगह ले जा रहे हैं। कभी डिजिट में ले जा रहे हैं, कभी पासा में ले जा रहे हैं, कभी घर में ले जा रहे हैं, और कभी 11th में चले जाएंगे। फर्क हो रहा है पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा गतिविधि कर रहा है, इन गतिविधि से अपने आप को ठोस बना रहा है, कंफर्म हो जा रहा है, ये सारा उसका विधि है। इसके बाद है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कल जो क्लास हुआ था थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, उस क्लास को हमने बना दिया है और आप लोग के ग्रुप में डाल दिया है। उस YouTube को खोल के एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ा लंबा है वीडियो, लेकिन उसमें सारा चीज कंफर्म हो जाएगा। एक बार गौर से सुन लीजिएगा पूरा, ठीक है। हो सकता है कुछ डाटा कंज्यूम करेगा डाउनलोड करने में, वो कर लीजिए या ऑनलाइन चेक कर लीजिए, जो जैसा लगे आप लोग के लिए है। उसमें 2 कोर्स मेंशन है, B.Ed 7, कोई सवाल किए थे कि B.Ed क्या है, नहीं, B.Ed 7 है, 7B, ठीक है। और आप लोग में जो है वो चीज, वो आप लोग का कोर्स S7 है, उन लोग का C7B है, C7B है, और आप लोग के लिए वही चीज S7 है। तो दोनों का नाम लिख दिए वहां पर, हम B.Ed D.Ed दोनों लिख दिए, कंफ्यूज नहीं होना, वो आप लोग का ही है बेसिकली। उसमें आप लोग का जो पूरा यूनिट है वो पूरा कवर है। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, गणित सीखने में योजना। योजना क्या होता है? किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? बोलिए। सतीश कुमार, राहुल कुमार, विकास कुमार, लुकमान, कोई क्वेश्चन है आप लोग का? चंदन कुमारी, सरिता कुमारी, माइक्रोमैक्स, विनय, कोई सवाल है? आलोक, तनु। अब हम चल रहे यूनिट 2 वाला एक टॉपिक, आप उसको देख लीजिए तब। हाँ, एक और चीज उसमें है, पहेली। यूनिट 1 में पहेली के बारे में दिया गया है, उसका डॉट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां जो डॉट है यूनिट 1 के अंदर, उसमें दिया गया है गणित की पहेलियां। गणित की पहेली का अर्थ ये है, पहेली क्या होता है? सोचना, कुछ ऐसा मिला जुला के चीज देंगे, उससे आप समझिए क्या है। ये पहेली क्या होता है? माइंड का रीजनिंग बनाने के लिए होता है, आपके माइंड को और ज्यादा सोचने पर विवश करना, मजबूर करना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो बच्चे को क्या करता है, पहेली का अर्थ ये है कि बच्चे को जो एक चीज सिखा दिया जाता है, उस एक चीज से कंफ्यूज एक और चीज बोलेंगे। एक सवाल आपने देखा होगा, सवाल पूछा हुआ है मेन एग्जाम में, हम लोग एग्जाम का क्वेश्चन बोल रहे हैं। एक सवाल है, बच्चों को गणित से क्यों डर लगता है? देखा है सवाल, बच्चों को गणित से क्यों डर लगता है? कोई जवाब देगा? माइक बंद कीजिए ना जी, सरिता जी। बच्चे को गणित से डर क्यों लगता है, सवाल है, इसका जवाब दे रहे हैं आपको, इसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं।
अभी देखिए, अब हम तोता मैना सब हटा दिए, जो बना होता फिगर हटा दिए, क्योंकि बच्चा ये जान रहा था 1 1 क्या है, 2, 1 1 2 जान रहा ना बच्चा, ये उसको बचपन से सिखाया गया था, ठीक है, ये उसको बचपन से सिखाया गया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके साथ क्या कर रहे हैं सो देखिएगा। बच्चे को टीचर बोलता है, कहेगा 1 और 1 11 होते हैं। जब कोई टीचर बच्चे को 11 पढ़ा रहा है तो वो उसको बोलेगा यूनिट प्लेस, और इसको बोलेगा टेंस प्लेस। तो अब क्या होगा यहाँ पर, टेंस बोलने का मतलब 10 इंटू ये डिजिट 1 इज इक्वल टू 10, और यूनिट बोलने का मतलब यूनिट मतलब 1 इंटू और 1 इज इक्वल टू 1 होगा ना। या तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब टीचर बच्चे को समझा रहा था, क्या समझा रहा था, 1 और 1 11 होते हैं, लिख दे रहे हैं हिंदी में हम, 1 और 1, और बोल क्या रहा है 11 होते हैं। क्या टीचर गलत बोला है 1 और 1 11 होते हैं? बताइए कोई। टीचर का ये कहना 1 और 1 11 होते हैं सही है या गलत है? बिना विश्वास सुन रहे तनुश्री, ये जो बोला गया 1 और 1 11 होते हैं, 1 and 1 is 11, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? 1 और 1 11 होते हैं सही है या गलत है? सही है। 1 और 1 11 होते हैं गलत है? सही है ना। ये सही है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है यहाँ पर, आप एकदम अच्छे से समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 और 1 11 होता है, मालूम है। 10 प्लेस पे 10 हो गया, 1 प्लेस पे 1 है, 10 1 11 है, दोनों जोड़ करके कितना है, दोनों जोड़ करके 11 है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन उस छोटे बच्चे के माइंड को सोचिए, जब वो बच्चा एक ऑपरेशन जान रहा था, 1 + 1 = 2, 1 और 1 2 होते हैं, वो बच्चा क्या जान रहा था, वो बच्चा जान रहा था 1 और 1, और क्या जान रहा था 2। होते हैं। क्या जान रहा है वो? उस बच्चे का नॉलेज, पहले का नॉलेज क्या है, 1 और 1 2 होता है, वो जान रहा था 1 और 1 2 होता है। और यहाँ टीचर क्या बोल रहा है, 1 और 1 11 होते हैं। कौन गलत है सो बताइए, दोनों में से गलत कौन है? नीचे वाला गलत है। हाँ विनय, गलत है नीचे वाला, बोलो बोलो। नीचे वाला गलत है? नीचे वाला भी सही है, क्योंकि ये प्लेस वैल्यू पढ़ रहा है। ऑर्डर क्या बदला है, यहाँ पे बच्चा क्या पढ़ रहा था, यहाँ पे बच्चा जोड़ रहा था। यहाँ पे जो संक्रिया थी जोड़ना, उसको सिखा रहे थे, जोड़ने की क्रिया थी, ये थी जोड़ने की क्रिया। चूंकि आप एक्टिविटी में करवा रहे हैं तो संक्रिया बोल दीजिए, जोड़ने की संक्रिया। और यहाँ पे क्या है, स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान की गलती दिखाई, संक्रिया इधर होगा ना। दोनों
चीज सही है। एक में बच्चे को स्थानीय मान निकालना बताया जा रहा है, तो ये स्थानीय मान निकालने की संक्रिया है, उसके हिसाब से 1 और 1 11 होता है। बिल्कुल सही है, कहीं गलत नहीं है। गलत है क्या? नहीं गलत है। और जहाँ ये कहा गया 1 और 1 2 होता है, वो भी जोड़ने की संक्रिया है, वो भी गलत नहीं है। आपके लिए कोई गलत नहीं है, ना आप इसमें कंफ्यूज होइएगा ना आप इसमें कंफ्यूज होइएगा। बोथ आर करेक्ट, दोनों का दोनों सही है। लेकिन उस छोटे बच्चे के लिए जिसका दिमाग छोटा है, जब पहली बार टीचर ये बोला, जब वो सीख के आया था 1 और 1 2 होता है, टीचर अचानक बोला 1 और 1 11 होते हैं, कंफ्यूज हो गया। अगर बच्चे को डर है, टीचर अगर इसलिए कहा जाता, टीचर को भयानक नहीं होना चाहिए। बच्चा घबरा रहा था, वो 1 और 1 2 होता है और 1 और 1 11 होता है, मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो बच्चा वहां पे टीचर से पूछ लेता, टीचर उसको समझा देता, फिर उसका डर खत्म हो जाता, बच्चा उसको अच्छे से समझ सकता था। लेकिन चूंकि टीचर ने डर बना लिया है, टीचर का फेस घबराहट वाला है, भयानक है, बच्चा देखते ही डर जाता है, तो बच्चा डर के मारे नहीं पूछेगा। अगर डर के मारे यहाँ नहीं पूछा तो ये एक गलत मेंटालिटी में इसके सेट हो चुका है। यहाँ पे वो समझा नहीं, आगे बढ़ गया, अब धीरे धीरे इससे जुड़ा हुआ जो चीज होगा वहां भी नहीं समझेगा। इट मीन्स बच्चा पीछे चला जाएगा। आने वाले टाइम में महीने 2 महीने के बाद बच्चा बहुत पीछे हो चुका होगा। इसका रीजन क्या था? रीजन 2 था। एक, टीचर ने ठीक से नहीं बताया उसको, या टीचर के फेस को देख के एक डर का भाव था बच्चे के मन में, जिसकी वजह से उसने पूछा ही नहीं। और टीचर ने वैसा मन का भाव बना के रखा हुआ था, डरा डरा करके रखा हुआ था, तो बच्चा सोच रहा था कि हम पूछ लेंगे, बता देगा। लेकिन उसको पहले लगा होगा अगर पूछेंगे तो टीचर डांट देगा, क्या हम बोल रहे हैं 1 और 1 11, तुम बोल रहे हैं 1 और 1 2। तो ये डर था बच्चे में। उस डर की वजह से न उस बच्चे ने पूछा, न टीचर ने रिपीट किया। उसको लग रहा है हम समझा रहे हैं, बच्चा समझा ही नहीं है, और दोनों के बीच में कंफ्यूजन है, गैप रह गया है। और ये जो गैप बना है बीच का, ये उस चीज की खाई को और बढ़ा देगा, और डे बाय डे द स्टूडेंट विल हैव टू गो स्लो डाउन, वो नीचे होता चला जाएगा। रिजल्ट, वो मैथ में कमजोर हो जाएगा और मैथ से उसको डर लगने लगेगा। ये स्वाभाविक है। इसीलिए बच्चे के अंदर टीचर के प्रति कम से कम डर नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीज हो, डर नहीं हो। टीचर की पहली क्वालिटी, एटलीस्ट मेरे हिसाब से, मेरा अपना मानना है, बल्कि तर्क में भी है, ये जरूर होना चाहिए कि आपको टीचर से जो बोलना हो बिंदास बोलिए, मतलब रिगार्ड रखते हुए ही बोलिए, कुछ भी नहीं बोल दीजिए, लेकिन उसका तरीका हो, आप बोलिए जरूर। सोचे हम बोलेंगे अगला डांट देगा, नहीं पूछे, ये नहीं होना चाहिए। उस डर को बीच से निकालिए ताकि आप अपने सवाल को उसके सामने रख तो सकिए, टीचर भी समझे सवाल आया है। फिर अगर उसको लगेगा मेरा पिछला मेथड इसको समझाने में सक्सेस नहीं था, अगला मेथड क्या होगा जिससे इसको समझा सके हम, दैट टीचर ऑल्सो हैव टू बी थिंक अबाउट, उसको भी सोचना है इसके बारे में। और अगर दोनों सोचेगा तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स से कम डर नहीं लगेगा। आपको पता होगा, एक सर्वे है मैथमेटिक्स में, बिहार के बच्चे बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। हर बार हर जगह जो रिज़ल्ट आता है, बिहार का रिज़ल्ट मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि अंग्रेज़ी में बिहार के बच्चे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ये सोचने का विषय ज़रूर है। इसको हमें देखना पड़ेगा, और हर गार्जियन को भी देखना पड़ेगा, हर शिक्षक को भी सोचना पड़ेगा, और स्टूडेंट होने के नाते हर स्टूडेंट को भी सोचना पड़ेगा। लेकिन कम से कम मैथमेटिक्स हमारे यहाँ के लिए बैकबोन का काम करता है, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं है। चलिए, आज की क्लासेस हम यहीं पे ऑफ करते हैं अब, ठीक है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रह गए हैं, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस है या मन में कोई क्यूरीज़ है, तो आप वो सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। और पिछला वीडियो इससे रिलेटेड है, ठीक है ना, उसको भी मैंने इसमें रिव्यू किया है, तो आप उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन हो उसको देख लीजिए। इसको भी आपने पूरा देखा। अगर फिर भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आप ज़रूर पूछ लीजिए, ठीक है। किसी बच्चे का क्वेश्चन है जो उन्होंने कमेंट बॉक्स में भेजा है कि गणित का अर्थ क्या है। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसकी शिक्षा का आदान प्रदान या इसका हस्तांतरण करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। गणित को हम ये कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। गणित क्या सिखाता है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं इसके बारे में हैं, लेकिन मैं सारी परिभाषाओं की बात यहाँ नहीं कर रहा। मैं उदाहरण के ज़रिए कुछ चीज़ें आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कि गणित क्या होता है? गणनाओं का ज्ञान है,
यानी जिससे गिनती किया जाए उसके बारे में। गणना करने के लिए सबसे सटीक साधन कोई है तो वो गणित है। कोई भी संख्या हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई वस्तु हो, है ना, उसका स्थान बताना हो, उसकी संख्या बताना हो, उसके आकार के बारे में बताना हो, उसके मापन के बारे में बताना हो, नाप तौल के बारे में बताना हो, मात्रा के बारे में बताना हो, उसकी दिशा के बारे में बताना हो, उसके आकार के बारे में, उसके प्रकार के बारे में बताना हो, है ना। तो ये सभी चीज़ें कौन क्लियर करेगा? कई अर्थों में विज्ञान करेगा, लेकिन नहीं, विज्ञान नहीं करेगा। विज्ञान फार्मूला दे सकता है, उस फार्मूले के ज़रिए हम उस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फार्मूले के ज़रिए जब पहुंचेंगे तो उसको फार्मूले को आगे प्रोसीड करने के लिए जिस एक चीज़ के सहारा लेना पड़ेगा मुझे, वो मैथमेटिक्स ही होगा। इसीलिए मैथमेटिक्स को दूसरे शब्दों में ये भी कहा गया है कि ये प्योर साइंस है। क्योंकि साइंस क्या है? साइंस के पास सारी लॉजिक है, और सारी लॉजिक के ज़रिए वो हर जगह पहुंच सकता है, यहाँ तक कि सूरज के अंदर ब्लैक होल है वहाँ भी। लेकिन सब जगह पहुंचने के लिए कैलकुलेशन एक ज़रूरी है, और वो कैलकुलेशन बिना मैथमेटिक्स के नहीं हो सकता है। अक्सर लोग कई बार बोलते हैं कि मेडिकल साइंस में नहीं है मैथ। ये गलत है। इंजीनियरिंग में तो कूट कूट के मैथ भरा हुआ है, इसमें तो किसी को कोई डाउट है ही नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इससे हट के बात करें मेडिकल साइंस के अंदर, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब स्टडी करते हैं, उसका साइज़ जानते हैं। अभी अभी रिसेंट में कोरोना कितना हर जगह इसके ऊपर सर्च हो रहा है ना। तो कोरोना के जो संक्रमण फैलाने वाला कोविड-19 वायरस है, उसका भी एक साइज़ है ना। उसको भी देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स चाहिए, उसका पता करने के लिए। तो या फिर उसका इलाज करने के लिए आपने सुना होगा कि जो कोरोना के पेशेंट ठीक हो गए हैं, उनके उनके ब्लड से प्लाज्मा लेकर के एक इंसान के प्लाज्मा से 4 आदमी को ठीक किया जा सकता है। तो प्लाज्मा क्या है, कहाँ निकाला जाएगा? वो उसके प्लेटलेट के अंदर होता है, ब्लड के अंदर। ब्लड नहीं लिया जाएगा, ब्लड को वापस कर दिया जाएगा। अक्सर लोग डर रहे हैं कि उनका खून ले लिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं, खून निकाला जाएगा, और खून निकाल के उसके अंदर से एक प्रतिरोधक क्षमता बनती है उसमें, ठीक है, तो उसको निकाल लिया जाएगा उसमें से, यानी जिसको हम प्लाज्मा बोल रहे हैं, और बाकी ब्लड उसका उसी के बॉडी में इनपुट कर दिया जाएगा। और ऐसा सिर्फ इसके साथ हो रहा है, वो ऐसी बात नहीं है, सिर्फ कोरोना के साथ हो रहा है, कोविड-19 के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो भी बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति हो, और अगर वो इन्फेक्शन ब्लड के ज़रिए हो रहा है, तो ख़ास तौर पे, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है कि जब वो बॉडी ठीक हो जाती है, वो पेशेंट ठीक हो जाता है, तो उसके बॉडी के अंदर एंटी बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, पावर, ठीक है, जो कि उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत रखता है। एंटीवायरस उसके अंदर एक तरह का पावर जनरेट हो जाता है। तो उसी जनरेट पावर को लिया जाता है, बाकी जो ब्लड है वो उनको री इनपुट कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। तो हम बात गणित की कर रहे थे, तो अगर हम कोरोना का एग्जांपल दिया, यहाँ पे कोरोना का भी साइज़ है ना, कोविड-19 का, तो उस वायरस का एक साइज़ है। तो उसको ज्ञात करने के लिए, ज्ञात कौन, इंजीनियर करेगा? नहीं, करेगा डॉक्टर। डॉक्टर ही ट्रीट करेंगे उसको। लेकिन डॉक्टर को भी माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप के ज़रिए से वो क्या देखेंगे? साइज़ ही देखेंगे। तो कहने का मतलब गणित एक ऐसा विषय है जिसको इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और बाकी जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं, आप अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल का स्टडी तो एसएसटी हो जाता है, वो तो साइंस नहीं है, इंजीनियरिंग का फील्ड भी नहीं है, मेडिकल का भी फील्ड नहीं है। लेकिन उनको ग्राफ को समझना है, ग्राफ कैसे बने उसको समझना है। तो उस ग्राफ के लिए, उस मैप को समझने के लिए क्या उनको नंबर की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है, ऑफ कोर्स है। तो ये जो उनको मैथमेटिक्स या संख्या की ज़रूरत है, संख्या पद्धति की ज़रूरत है, ये तो मैथमेटिक्स से ही आएगा ना। तो चाहे दिशा बताना हो, दशा बताना हो, स्थान बताना हो, परिमाण बताना हो, अंक बताना हो, चिन्ह बताना हो, अक्षर बताना हो, ठीक है, प्रकृति, उसकी प्रकृति के बारे में बताना हो, मात्रा के बारे में बताना हो, उसके आकार के बारे में बताना हो, उसके प्रकार के बारे में बताना हो, ठीक है, उसकी माप तौल के बारे में बताना हो, उसके नाप तौल के बारे में बताना हो, जिस भी तरह के किसी भी संदर्भ में, ठीक है, किसी चीज़ की सटीकता के विषय में बात करनी हो, तो कहीं ना कहीं हम गणित पर निर्भर हैं, और गणित ही उसका अंतगोत्वा निराकरण कर सकता है, हल दे सकता है, ठीक है। और गणित की सबसे प्रमुख जो विशेषता है, जिसका चर्चा हमने शुरू से ही किया, क्रमिकता से किया, क्रम से जुड़ करके ये होता है। क्रम गणित का हिस्सा है, जैसा मैंने आपको थोड़ा देर पहले बोला था, याद होगा।
थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि जब आईसीटी की हम बात करें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो आप वहाँ देखते हैं कि जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था, है ना, एबाकस, जिसको एबाकस से हम आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ भी गन्ना का काम हुआ था। और सिर्फ एबाकस ही की बात क्यों करें, ऐसा जितना भी डिवाइस रहा के बाद की बात कीजिए तो नेपियर बोन्स की बात कर लीजिए, पास्कल के जो कैलकुलेटर उन्होंने बनाया उसकी बात कीजिए, ठीक है, या डिफरेंस इंजन बनाया गया था। डिफरेंस इंजन भी चार्ल्स बेबेज के जो बनाया गया सिद्धांत है उसके आधार पर ही बना था, ठीक है, उसमें मेमोरी चिप वगैरह यूज़ की गई थी, उसकी बात कर लीजिए। सभी में आपको आकार बहुत बड़ा फैक्टर है, और आकार को मेज़रमेंट करना ये मैथमेटिक्स का काम है। और प्लस एक क्रमबद्धता है, एक क्रम से सब बढ़ा है। जैसे कि हम बात करें अगर प्रथम कंप्यूटर की जो पहली श्रेणी रही, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें यूनिवैक आता है ना, 1951 में। सेकेंड जनरेशन की बात करें जो 1950 यानी कि 1950 के दशक में आया था, उसमें IBM 1401 था, ठीक है, हनीवेल 800 था, ये सब उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तृतीय कंप्यूटर थर्ड जनरेशन जो था उसमें बात कीजिए तो IBM 360A था, CDC 6400 था, ये 1960 के दशक में आया था। उसकी बात करें चतुर्थ सीरीज़ की बात करें, फोर्थ जनरेशन की बात करें तो 1970 के दशक में आया था। इसे माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था। तो माइक्रो कहाँ से आया, ये तो मैथमेटिक्स का हिस्सा है फिर, ठीक है, और एक क्रमवार ढंग से बढ़ रहा है। और अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करें, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो इसमें हम देखें तो इसमें बेहतरीन आर्टिफिशियल आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्यूब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को शामिल किया गया था। इन सब में हम देखते हैं क्रमवार ढंग से हम बढ़े हैं, ठीक है ना, ये विशेषता रही है और ये गणित की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। बिना गणित के ये कम से कम संभवतः संभव नहीं था। कंप्यूटर ही क्यों बोलें, आज के डेट में जो मोबाइल फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं, जितने तरह के मोबाइल फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं, सभी मोबाइल फ़ोन के अंदर पिक्सल एक वर्ड सुना होगा, मेगा पिक्सल कैमरा, इतना मेगा पिक्सल, उतना मेगा पिक्सल सुनते होंगे। अभी तो कंप्यूटर्स वगैरह में देखिए तो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन कैमरास वगैरह उसमें इनपुट किया गया है, लैपीज़ वगैरह में, बल्कि अब तो लेटेस्ट मोबाइल वर्जन्स में भी सारी चीज़ें आ गई हैं। जो सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या है, वो भी या जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो भी, ठीक है, बहुत पुराने टाइम में डॉस था, लेकिन वो भी मैथमेटिकल उसमें पूरा यूज़ था उसका। तो कहने का मतलब कि बिल्कुल मैथमेटिक्स को छोड़ते हुए किसी भी सब्जेक्ट में हम आगे डेवलप नहीं कर सकते, मेडिकल हो या इन्वेंशन का स्कोप हो। आज नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है ना, बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं उनको हम नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से देख पा रहे हैं, ठीक है, और या CT स्कैन जो किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं मैथमेटिकल है, फुल्ली मैथमेटिकल है। थोड़ा भी इधर उधर से अगर हम होते हैं तो पूरा मामला ही गड़बड़ा जाएगा, तो उसको हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैथमेटिक्स को ये कहना कि सिर्फ मैथमेटिक्स तक सीमित है या इंजीनियरिंग फील्ड तक सीमित है, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स दुनिया के हर फील्ड में शामिल है, और कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसको हम मैथमेटिक्स के फील्ड से अलग हो करके या गणना के फील्ड से अलग करके या काउंटिंग से, इन चीज़ों से अलग हटा करके देख सकते हैं, ऐसा संभवतः संभव नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग जो आपका सवाल था वो है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि गणना से इसका नाम शुरू होता है, मतलब इसका अर्थ ही गणना हो जाता है कहीं ना कहीं, गणित का अर्थ, तो वो ठीक है। और गणित शिक्षण वाले के लिए मैथमेटिक्स को स्पेशली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो पेडागोगी पेपर है वही मैथमेटिक्स है, तो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छे से जानना है। लेकिन मैथमेटिक्स खेल खेल की विधि में जब बताया जाता है तो इसमें कुछ दोष भी हैं। वो दोष आपने पूछा है, ये क्या होता है, ये व्यवहार में कठिन है और ये थकावट का अनुभव होता है इसमें, और इस विधि को विषय या प्रसंग में नहीं पढ़ाया जा सकता। इसके लिए व्यक्तिगत स्वार्थ में पैदा करना ज़रूरी होगा बच्चों के अंदर, और कुछ विद्यार्थी अधिक क्रियाशील होते हैं और कुछ चुस्त होते हैं और कुछ सुस्त होते हैं। इस वजह से ये जो प्रक्रिया है वो सभी बच्चों पर एक रूप से, एक तरह से अप्लाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ विद्यार्थी खेल में विशेष रुचि रखते हैं और इसलिए उनके अध्ययन की तरफ जब उनको किया जाता है, घुमाया जाता है, तो उसकी तरफ नहीं ध्यान देते हैं, बल्कि फिर पुनः खेल की तरफ आ जाते हैं। तो ये कुछ दोष है, सीमा है खेल विधि का भी, ठीक है।